नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब सबकी निगाहें योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर आकर टिक गई हैं। चर्चा बेहद गर्म है कि जल्द ही 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश को एक और यानी कि तीसरा डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। इस खबर के बाद से ही सियासी गलियारों में यह सवाल तैरने लगा है कि आखिर नए मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा। क्या सवर्णों की भूमिका रहेगी या किसी ठाकुर के सिर पर सजेगा ताज, या फिर इन सबकी जगह भाजपा विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले पर अपना दाव लगाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। पंकज चौधरी का अध्यक्ष बनना एक बड़ा संकेत है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुर्मी और ओबीसी वोट बैंक खिसका था उसे वापस लाना उसकी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ एक पेच और फंस गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं जो पूर्वांचल में है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी महाराजगंज से हैं, वो भी पूर्वांचल है, और पीएम मोदी की सीट वाराणसी भी पूर्वांचल है। यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता का पूरा गुरुत्वाकर्षण केंद्र इस वक्त पूरब की तरफ झुक गया है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी पूर्वांचल से आते हैं। इसी क्षेत्रीय असंतुलन को बैलेंस करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो चुकी है। बीजेपी जानती है कि अगर पश्चिमी यूपी, ब्रज और बुंदेलखंड को सरकार में दमदार हिस्सेदारी नहीं मिली तो 2027 में बड़ा नुकसान हो सकता है। 2024 के चुनावों में हमने देखा कि पश्चिमी यूपी में राजपूत और जाटों की नाराजगी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब मंत्रिमंडल में पश्चिम का वजन बढ़ाना पार्टी की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। सूत्रों की माने तो इस विस्तार में जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ताकि अखिलेश के पीडीए की काट तैयार की जा सके। साथ ही वो मंत्री जिनका परफॉर्मेंस जीरो रहा है या जो अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम साबित रहे हैं, उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। उनकी जगह उन चेहरों को लाया जाएगा जो जमीनी पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चा क्यों हो रही है। मौजूदा समय में 2 डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं। सीएम योगी खुद ठाकुर समाज से आते हैं। चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी ओबीसी समाज से हैं, इसलिए पार्टी सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक अनुसूचित जाति के नेता को प्रमुख पद दे सकती है। हालांकि अभी इस पर सिर्फ चर्चा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह धुंध भी साफ हो सकती है। अब बात करते हैं कैबिनेट विस्तार की। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी 54 है, यानी कि 6 पद खाली हैं। इन 6 पदों को भरने के लिए बीजेपी के अंदर समीकरण बिठाने का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहला नाम है जो चर्चाओं में है, वो है भूपेंद्र सिंह चौधरी। प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद उनका सरकार में आना बिल्कुल तय माना जा रहा है और ये जरूरी भी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अभी पावर सेंटर पूर्वांचल में है। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं। उन्हें सरकार में भारी भरकम मंत्रालय देकर बीजेपी पश्चिम के जाटों और किसानों को साधने की कोशिश करेगी। यह रीजनल बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी भी है। दूसरा नाम जो शायद सबसे पावरफुल वापसी हो सकती है, वो है डॉक्टर महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह योगी 1.0 सरकार में जल शक्ति मंत्री थे और उन्हें परफॉर्मर मिनिस्टर माना जाता था। संगठन में उनकी पकड़ भी बहुत जबरदस्त थी। अभी वो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उनके आने से सरकार की फंक्शनिंग और तेज होगी और ठाकुर लॉबी जो कई बार नाराज दिखाई देती है, वो भी संतुष्ट हो जाएगी। तीसरा नाम है जो बहुत दिलचस्प है, आकाश सक्सेना। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आजम खान के किले को ध्वस्त किया। रामपुर में बीजेपी का कमल खिलाना कोई मामूली बात नहीं थी। आकाश सक्सेना को मंत्री बनाकर बीजेपी ये मैसेज देगी कि जो जमीन पर लड़ेगा और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा, पार्टी उसे इनाम देगी। साथ ही वो कायस्थ समाज से आते हैं जो बीजेपी का कोर अर्बन वोटर है। तो यहाँ एक तीर से 2 निशाने सध सकते हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा विधायक पंकज सिंह का नाम भी रेस में है। वो लंबे समय से कतार में है, पश्चिमी यूपी से आते हैं और लगातार रिकॉर्ड मार्जिन से जीत रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ठाकुर रिप्रेजेंटेशन और युवाओं में उनकी पॉपुलैरिटी है, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है। उन्हें शामिल करना ठाकुर लॉबी को खुश करने जैसा है और दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद बेल्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के तहत आए सपा के बाकियों को भी एडजस्ट करना होगा। इस लिस्ट में मनोज पांडे का नाम बेहद मजबूत है। ये समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करके बीजेपी के साथ आ गए।
कद्दावर ब्राह्मण चेहरा हैं। रायबरेली अमेठी बेल्ट में इनका प्रभाव है। 2024 में ब्राह्मणों की नाराजगी की खबरें खूब उड़ रही थी, तो मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी उस डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी और सपा को दिखाएगी कि जो हमारे साथ आएगा हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और सम्मान भी देंगे। लेकिन दोस्तों, ये मेरी एनालिसिस के हिसाब से कुछ और भी नाम है जो डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। इन पर आपको भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भाजपा हर बार अपने फैसलों से चौंकाती है। इनमें से एक नाम है राजेश चौधरी। ये मथुरा की माठ सीट से विधायक हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं और जाट समाज से आते हैं। मथुरा और ब्रज क्षेत्र में बीजेपी को नए नेतृत्व की जरूरत भी है, इसलिए इस युवा चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। वहीं राजेश चौधरी के साथ ही श्रीकांत शर्मा की वापसी की भी चर्चा तेज है। श्रीकांत शर्मा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री थे और सरकार का फेस माने जाते थे। उनकी इमेज भी साफ सुथरी है, जो अच्छे वक्ता हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व के काफी करीब हैं। 2024 में ब्रज क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत डैमेज दिखा, उसे रिपेयर करने के लिए इन दोनों नामों में से किसी एक पर दाव लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रतीक भूषण सिंह, जो गोंडा सदर से विधायक हैं और पूर्व बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उनके नाम की चर्चा भी जोरों पर है। इसके पीछे तर्क ये है कि देवी पाटन मंडल, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले शामिल हैं, वहां ब्रजभूषण सिंह का सिक्का है। भले ही विवाद हुए हों, लेकिन उस पूरी बेल्ट में राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए प्रतीक भूषण सिंह पर भाजपा दाव लगा सकती है। इसके अलावा बहुत शानदार नाम है राजेश्वर सिंह का। ये पूर्व ईडी अधिकारी रह चुके हैं और लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से विधायक हैं। राजेश्वर सिंह की इमेज एक पढ़े लिखे और कानून की समझ रखने वाले नेता की है। लखनऊ जैसे वीवीआईपी जिले में जातीय संतुलन साधने के लिए उनका नाम रेस में है। चर्चा है कि बीजेपी उन्हें कोई ऐसा विभाग दे सकती है जहां प्रशासनिक अनुभव की सख्त जरूरत हो। इस लिस्ट में एक और नाम मजबूती से उभरा है, विधायक ठाकुर रामवीर सिंह। पार्टी के पुराने और वफादार सिपाही हैं। जब बड़े फेरबदल होते हैं तो अक्सर पार्टी उन लोगों को मौका देती है जो चुपचाप संगठन के लिए काम करते रहे हैं। ठाकुर लॉबी को संतुष्ट करने के लिए रामवीर सिंह एक सेफ और सॉलिड चॉइस हो सकते हैं। दोस्तों, अब जरा इस विस्तार के ज्योग्राफिकल एंगल को समझते हैं। 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ? अवध और पूर्वांचल की कुछ सीटों पर, लेकिन संगठन अब पूर्वांचल के हाथों में है। तो माना जा रहा है कि जो मंत्री बनेंगे उनमें आपको बुंदेलखंड और कानपुर अवध बेल्ट का दबदबा दिख सकता है। बुंदेलखंड में 2024 के नतीजों ने पार्टी को सोचने पर मजबूर किया था। वहां प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ऐसे में वहां से किसी दलित या ओबीसी चेहरे को मौका मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, एक व्यक्ति एक पद। पंकज चौधरी अब केंद्रीय मंत्री पद छोड़ेंगे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, तो केंद्र में भी यूपी से एक जगह खाली होगी। लेकिन राज्य में जो मंत्री परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ क्राइम पर नहीं, अब नॉन परफॉर्मेंस पर भी लागू होगी। अब देखना यह है कि क्या वाकई बीजेपी तीसरा डिप्टी सीएम बनाती है या फिर पोर्टफोलियो में ही खेल करके सबको चौंकाती है। फरवरी 2026 तक का इंतजार शायद ही किया जाए। बजट सत्र से पहले या उसके तुरंत बाद ये धमाका हो सकता है, क्योंकि नए मंत्रियों को काम करने और जनता के बीच पैठ बनाने के लिए कम से कम 1.5 साल का वक्त तो चाहिए ही होगा। किसकी लॉटरी लगेगी, किसका पत्ता कटेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार का विस्तार सिर्फ सरकार बचाने के लिए नहीं, बल्कि 2027 में हैट्रिक मारने के लिए भी हो रहा है। दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।